बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी लगातार आपके साथ कहानियों के पीछे के किस्से जो हैं आपको बता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और रहेगा, ये किसी को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। ये भारत ने जवाब दिया है चीन का नाम लेकर और ये कहा है कि चीन कितना भी चिल्ला ले ये सच्चाई नहीं बदलने वाली। वजह क्या है? एक बड़ा विवाद पिछले 2 दिन में खड़ा हो गया। ब्रिटेन में रहने वाली एक भारतीय लड़की जो आती हैं अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने दरअसल एक ऐसी बात बताई जिससे दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विवाद हो गया। इन्होंने बताया कि शंघाई एयरपोर्ट पर उनको 18 घंटे तक चीनी इमिग्रेशन लोगों ने रोक के रखा और एक चीनी इमिग्रेशन अधिकारी ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास भारत का पासपोर्ट क्यों है? अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है, क्योंकि उसमें बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश लिखा था। तो उस चीनी आदमी ने इनसे कहा कि तुमको चीन का पासपोर्ट लेना होगा। 18 घंटे उनको शंघाई में रोका गया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय को इंटरवीन, वहां जो कॉन्सुलेट है उसको इंटरवीन करना पड़ा। उसके बाद जाके इन लड़की को जो है, इन महिला को जो है वहां से बाहर निकलने में कामयाबी मिली। अब इसके बाद यह सवाल चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से हो गया, माओ निंग। इनसे विवाद पूछा गया कि ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को हम मान्यता देते ही नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है, इसका नाम है जांगनान, भारत ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। पहले इस पर खबर भारत के सूत्रों के हवाले से आई, मतलब कि भाई भारत ने इसका प्रतिकार कर दिया है, चीन में जाकर भी कर दिया है, उनके विदेश मंत्रालय से भारत ने भी चीन के राजदूत को बुला करके कर दिया है। लेकिन फिर मांग हुई कि नहीं, इसका सार्वजनिक जवाब जाना चाहिए। चीन की ये दादागिरी हर किसी के साथ चलती है, हमारे साथ नहीं चलेगी। बॉर्डर पर भी जवाब देते हैं ना हम इसे, तो इस हरकत का जवाब क्यों नहीं देंगे? इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने खुलकर इसका जवाब दिया। अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और रहेगा और चीन को कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। तो यह विवाद हुआ साहब। अब चीन सर कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है जिसको यह देश दुखी नहीं करता है, कोई नहीं है। जापान तो त्रस्त, फिलीपींस त्रस्त, भारत, वियतनाम, भारत के साथ कुछ ना कुछ। लेकिन ये इसने खुल के किया। ये पहले ही ऐसा करता था कि कोई स्टेपल्ड वीजा देता था पहले अपने लोगों को, जो कोई लोग यहाँ आना चाहते थे उनको चीन के। अब इसने ये काम शुरू किया लेकर। और अरुणाचल को लेकर ये घटना ही नहीं है। पहले आपको याद हो कि भारत सरकार का कोई बड़ा प्रतिनिधि, मतलब मंत्री केंद्र से यदि अरुणाचल जाता था तो उस पर भी ऑब्जेक्शन करता था चाइना कि भाई ये भारत कैसे उस क्षेत्र में जा रहा है, वो लगातार होता था। और चीन की शुद्ध तरीके से गुंडागर्दी है, मतलब ये बिहेवियर, इसमें कोई ऐसा वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत ने अच्छे से जवाब दिया। मेरे ख्याल से इसी जवाब की वहाँ पर ज़रूरत थी। हम, आपको याद हो एससीओ की बैठक के वक्त भी मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि अभी जो इनका रवैया है वो एससीओ की बैठक के लिए, क्योंकि वो उसके होस्ट हैं। हाँ, और वो समिट में आना चाहते हैं, सब लोगों को सम्मान ठीक हो रहे हैं। तब भी मैंने कहा था, जब भारत सरकार ने जल्दी की थी या जो भी फैसला किया था कि हमने अपनी एयर सर्विसेज वहाँ पर शुरू कर दी है, और बहुत तारीफ हम लोगों ने की, विदेश मंत्री जी ने भी तारीफ की, तब भी मेरा मानना ये था, आज भी मेरा मानना ये कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उससे हमेशा ही आपको सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा वो काम करके। और एससीओ की बैठक को अलग तरीके से देखिए। ये तो बड़ी घटना है, मतलब ये छोटी घटना नहीं है। अच्छा, आप ये देखिए, भारत हम अच्छे लोग हैं, और क्या कहूं मैं जी, मतलब हमारा व्यवहार जो है वही है, बड़ा संयमित व्यवहार होता है। अच्छा, ये सवाल, चलो एक एयरपोर्ट पर एक इमिग्रेशन अफसर ने इस लड़की के साथ कुछ कर दिया, मान लिया हमने। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तो उसका ठीक जवाब दे सकती थी। वो जवाब दे रही है, वो ये कहते हैं गलती हुई है या कुछ डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेती। तो साफ कहा कि भारत ने कब्जा कर रखा है तो हमारा हिस्सा है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूं कि हमारे यहां पर ये मांग हो रही थी कि हम जरूरत से ज्यादा कॉशियस क्यों रहते हैं चीन के मामले में। खुलकर बोलें, सेना लड़ रही है हमारी बॉर्डर पर गलवान में। इनका जो आप कभी पढ़िएगा, गलवान में उस रात जो हुआ था, चीनियों को नानी याद आ गई थी, दौड़ा के मारा था। तो इस वक्त तो फिर ये ऐसे विषयों पर क्यों हम खुलकर नहीं बोले? क्यों नहीं हम तिब्बत की बात करते? मैं कल देख रहा था कि एक बड़े विदेश मामलों के जानकार कह रहे थे कि जब ये अरुणाचल बोले तब तिब्बत बोलो। नहीं, ताइवान भी बोल सकते हैं, ताइवान बोलो, ताइवान की बात करिए। नहीं, सबसे पहली बात है, वन चाइना पॉलिसी को भारत कहे कि हम स्वीकार नहीं करते हैं। तिब्बत अवैध रूप से कब्जा किया गया है, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। ताइवान के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दे, देखिए क्या होता है। आप जंग के लिए या झगड़े के लिए आप तैयार। एक बार
आप तो जिसे कहते हैं ना, फुफकारें भी नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। अभी जो बात आपने बोली ना, ये सुषमा स्वराज जी ने बात कही थी, पूर्व विदेश मंत्री हमारी जो स्वर्गीय विदेश में, उन्होंने कहा था अगर वन चाइना पॉलिसी है तो वन इंडिया पॉलिसी, वन इंडिया पॉलिसी, और तभी तक है ये। भाई वो अगर हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वो मान्यता नहीं देता है। नहीं, ये ताइवान का नाम लेते ही बिलबिला पड़ता है चीन। हाँ। अच्छा, हमने भी ताइवान को दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं देश नहीं मानते हैं, देश नहीं मानते। एक डेमोक्रेसी है, एक क्षेत्र है, एक द्वीप है, ऐसा मान इलाके लेते के हैं। तौर पे इलाके के तौर पर हम भी ऐसे ही मानते हैं, लेकिन फिर इनसे भी अपेक्षा की जाती है वन चाइना तो फिर वन इंडिया। त्रिपाठी जी देखिए, हम डिप्लोमेटिकली बहुत एक जो कहें कि फाइन पॉलिसी के तौर पर काम करते हैं, और यहाँ भी अभी विदेश मंत्रालय ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, अगर चीनी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उसने ये कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश को हिस्सा नहीं मानते हैं, तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखित बयान में कहा है कि चीन के ये बार बार कहने से कुछ नहीं हो सकता, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और उसके आगे भी उसमें बहुत स्पष्टता से लिखा है कि ये रिश्तों के लिए बेहतर नहीं होगा। अब जो मूल बात है, अब हमें जिसको कहते हैं ना कि महाभारत और रामायण में जिसका जिक्र है त्रिविष्टप, उसकी बात करनी होगी। ये तिब्बत उसका नाम नहीं है, उसका नाम है त्रिविष्टप। त्रिविष्टप। और हमें बात करनी होगी अगर तिब्बतियों के लिहाज से, तो उनके लिहाज से है भोटा, भोद भोटा, ये बोलते हो, तो अब उसके नाम से हमको बुलाना चाहिए। और ये सच है जो सुषमा स्वराज ने कहा, या जो आज हम लोग एहसास कर रहे हैं, चीन के साथ कभी भी आप एकदम से बहुत खुले मन वाला रिश्ता नहीं रख सकते। मतलब मन अच्छा हो गया चलो भाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसके साथ हमें हमेशा जो एक क्या है, स्टिक एंड कैरेट, कौन सा वो होता है, वही वाला है, तो वही वाला करना पड़ेगा उसको कि एक हाथ से, क्योंकि उसके बिना चीन सुधरने वाला नहीं है। और इस पर बाकायदा विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया जताई है, इस पर बाकायदा जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रतिक्रिया जताई है। और चूंकि जब ऑफिशियल बयान आता है तो हमें भी देश के तौर पर ध्यान, और ये कोई ऐसा नहीं कि ये नया स्टैंड है। जब पहले की सरकारें थी, विपक्ष का सुर आपको लगेगा कि अरे मोदी सरकार में हो गया, अब मोदी सरकार क्या करेगी। अरे भाई, मोदी सरकार क्या करेगी, अरुणाचल भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, पहले भी ये होता रहा है। और मनमोहन सिंह के समय में भी स्टेपल्ड वीजा दिया जाता था, जम्मू कश्मीर को भी दिया जाता था। अब जम्मू कश्मीर को हालांकि वो स्टेपल्ड वीजा नहीं देता है, वो उस पर मान जाता है। तो बहुत सी चीजें हैं जो चीन के साथ सेटल करनी है, वो भी कई जगहों पर हमारी उंगली दबाता है, तो हमें भी वो काम लगातार करना ही कहता हूं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत एक सभ्य तरीके की, जैसा देश है वैसा। तो मैं कह रहा हूँ कि लेकिन इसमें जैसे अभी दुनिया चल रही है, उसमें ऑफेंस इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर डिफेंस। अरे सर आगे आप जब अरुणाचल की बात की ना, इसी में लिखा होता कि ताइवान को लेकर भी 2 लाइन लिखी होती। हाँ, तो नहीं, ताइवान नहीं भी लिखा हो, मुझे लगता है तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, उस पर चीन ने कब्जा किया है। ताइवान का तो मैं आपको बताऊं, ताइवान नस है ना, ताइवान इनकी बहुत बारीक नस है। अरे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ताइवान पे क्या है ना कि देखिए, इसको थोड़ा समझिए, दुनिया के सारे देश उसी तरह से लाइन ले रहे हैं, लेकिन तिब्बत पर तो हम कह सकते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, तो हमारा जो पड़ोसी है वो तिब्बत है। हाँ। ये हमें बार बार बताते रहना है, ये मूल बात है। लेकिन ताइवान कितनी कमजोर नस है और दुखती नस है, और इसको छेड़ते ही झंझना जाता है कैसे चीन। इसका उदाहरण यह है कि ट्रंप भी ताइवान का नाम नहीं ले पाते, बोल ही नहीं पा रहे ताइवान। ट्रंप ने कहा कि मेरी बात हुई शी जिनपिंग से, उसमें उन्होंने कहा हमारी ट्रेड पर बात हुई। पहले अमेरिका ने बयान जारी किया और फिर ट्रंप ने खुद बोला, बयान दिया, मैं सुनाऊंगा आपको। उन्होंने कहा ट्रेड पर बात हुई, और कोई बात हुई, रिपोर्टर्स ने पूछा और कुछ डिटेल बताएंगे, हाँ वो हमसे सोयाबीन और मक्का खरीदेगा, और कुछ नहीं। और चाइना ने क्या स्टेटमेंट दिया कि हमने कहा ताइवान पर नो कॉम्प्रोमाइज, ताइवान को हथियार देना बंद करो। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति ताइवान का नाम नहीं ले पा रहा। अब ये चाइना भी जाएंगे, लेकिन ये ताइवान नहीं जा सकते, बल्कि दुनिया का कोई ऐसा देश जो चीन से रिश्ते रखता है डिप्लोमेटिक, वो ताइवान नहीं जा सकता। ताइवान का प्रधानमंत्री उनके यहाँ नहीं आ सकता। और ये आपको मैं इसका झगड़े का जरा सा 30 सेकंड में मूल बता दूं, ताइवान आप क्यों है इतना बड़ा झंझट चाइना के लिए। चाइना सर अंग्रेजी थे ना चाइना में, यूरोप ने ही तो बांटा हुआ था ना चाइना को। जब ये छोड़ करके गए तो वहां सिविल वॉर शुरू हुई। सिविल वॉर में एक तरफ कम्युनिस्ट थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो वहां पर लोकतंत्र चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे, और उसमें कम्युनिस्ट जीत गए। माओ थे उस वक्त, माओ जेडोंग, वो जीत गए, तो उन्होंने चीन में कम्युनिस्ट सरकार बना ली। और जो धड़ा वहां पर चाहता था
डेमोक्रेटिक सरकार बनाना, वो भाग के बगल वाले द्वीप ताइवान में चला गया चांग और उसने ताइवान में निर्वासित सरकार बना ली। चांग कैसे ताइवान वाले भी खुद को चीनी कहते हैं, वो कहते हैं असली चीनी हम हैं, ये है असली चाइना, और इस पर कम्युनिस्टों ने कब्जा कर रखा है। इसीलिए चाहिए चाइना को वो ताइवान, छोटा सा द्वीप, इतना सा द्वीप है, लेकिन उसके बिना सांस नहीं आती इनको। समीर जी। निश्चित रूप से, और जिस तरीके से शी जिनपिंग और ट्रंप की जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में बहुत स्पष्ट शी जिनपिंग ने ताइवान के बारे में जिक्र कहा कि ताइवान को लौटाने का वक्त आ गया है। शी जिनपिंग ने यह भी याद दिलाया कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो चीन और अमेरिका मिलकर लड़े थे और तभी हमारे बीच समझौता हुआ था कि ताइवान हमको दिया जाएगा। तो अब ताइवान हमको देने का वक्त आ गया। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से शी जिनपिंग ने ताइवान का जिक्र ट्रंप से खुलकर किया है, अभी अप्रैल में शी जिनपिंग चाइना जाने वाले हैं, हो सकता है उस समय कोई बात हो, लेकिन ये बता रहा है कि चीन अब अपनी जो विस्तारवादी उसकी जो नीति है, अब वो ताइवान को लेकर बहुत गंभीर चीन हो गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वह ताइवान से लड़ सकता है। और ताइवान इस समय एक आर्थिक रूप से जो चिप बनाता है, चिप ताइवान का जो सेमीकंडक्टर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, दुनिया में इतना बड़ा नाम है कि आज पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। चीन की नजर उसके ऊपर भी है कि अगर ताइवान हमारे पास आ जाता है तो दुनिया का सेमीकंडक्टर हम कंट्रोल पूरा कर लेंगे और फिर दुनिया में हमारी इसको लेकर तूती बोलेगी। और मुझे लग रहा है कि चीन अब जिस तरीके से वहां पर हथियार डेपुट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में भी रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा। आने वाले दिनों में हम एक भीषण युद्ध देखेंगे जब चीन ताइवान पर हमला करेगा या ताइवान को लेगा। अब देखते हैं अप्रैल के पहले क्या कोई डेवलपमेंट होता है या अप्रैल जाने के बाद होता है, अमेरिका कैसे उसमें इंटरवेंट करता है। हालांकि ये जैसे यूक्रेन में यूरोप पूरा मदद के लिए आ गया, जब रूस ने हमला किया, अमेरिका आ गया, ये अगर मान ले चीन हमला करेगा, क्या जापान साथ देगा उसका? क्या भारत साथ देगा उसका? भारत तो, हम लोग तो कहीं मिलिटरीली इंटरवीन करते नहीं, एक देश में किया आज तक, श्रीलंका। इसके अलावा आज तक कभी भारत ने कभी किसी दूसरे देश के लिए, मतलब सैन्य गतिरोध में जाने के लिए कभी सेना नहीं भेजी। इंटरवेंशन वैसा वो भी हमारा, क्योंकि उससे तमिल वाला मामला था, इसलिए हम लोग वहां गए थे, वरना हम ऐसे कहीं सेना नहीं भेजते। लेकिन ताइवान बहुत बड़ी मुसीबत में इस वक्त दिखाई दे रहा है। चीन रशिया जैसा भी नहीं है, बहुत मतलब चीन तो बहुत क्रूर है इस मामले में। जब अटैक करेगा तो बहुत क्रूरता से करेगा, मतलब इतना समय नहीं लेगा जितना रूस ने यूक्रेन के लिया। जापान के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अगर हमला करेगा चाइना ताइवान पे तो हम जाएंगे, तो वहां जापान में बैठे चीनी राजदूत ने कहा हम गला काट देंगे। हाँ, देखिए जापान ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा है, जापान ने मिसाइलें तैनात कर दी हैं। जो ताइवान में वहाँ के जो उनके विदेश मंत्री जो वो कहते हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम इसकी लड़ाई आगे लड़ेंगे। ताइवान को कई बार ये धमकी दी गई, पिछली बार भी चाइना का जो उनका सबसे खतरनाक जो उनका जो विमान है वो ताइवान की सीमा के अंदर 24 घंटे में 7 बार गया था, जिसके बाद अमेरिका को यह कहना पड़ा था कि हम भेज रहे हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद स्टेट सेक्रेटरी की विजिट थी जो टली थी, लेकिन कोई न कोई गए थे वहां से। तो ऐसा नहीं है कि ताइवान के ऊपर अचानक कोई हमला चीन कर देगा और वो एकदम शांति से रहेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया में आप बड़े भीषण युद्ध की जो कहते हैं कि उसकी आशंका पक्के तौर पर मान लीजिए, उसमें फिर कोई संदेह नहीं रहे। और जब हम कई बार ऐसी बातें करते हैं, आपको लगता होगा अरे यार दुनिया के दूसरे हिस्से की बात करें, दुनिया का दूसरा हिस्सा नहीं है। आप नहीं, एक बार मैप निकालिएगा, बहुत बगल की बात, बहुत सर पे है, सर पे। ठीक, तो इसको हमारे लिए बहुत रेलेवेंट बात है। एक खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, उसका रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बहुत जबरदस्त हंगामा हो रहा है। 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और इसके बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, खूब प्रदर्शन हो रहा है, भारी पत्थरबाजी हुई है। और इस वारदात का आरोपी, उसका नाम है सलमान, वो अभी तक फरार है। रायसेन के एसपी का ट्रांसफर भी कर दिया गया लोगों की नाराजगी के बाद, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर हैं। आप देखिए पुलिस के सामने लोग डटे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अनुराग अमिताभ वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग जी बताएं पूरा मामला और इस वक्त की स्थिति। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त पुलिस ने हालांकि तितर बितर कर दिया है, दूर तक देखेंगे छावनी के तौर पर पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया। चारों तरफ यहां पर सड़क पर भारी मात्रा में जो हिंदू संगठन है उन्होंने पथराव किया। और मेरे बगल की अगर आपको मैं ये मस्जिद दिखा रहा हूं, पथराव यहां तक पहुंचा है। ये पत्थर आप निशानात देख रहे हैं, पत्थर फेंके गए हैं लगातार। पुलिस कर्मियों ने हालांकि तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन जनता उग्र हो चुकी है। बीते 5 दिनों से लगातार आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहां पर धरने में बैठी थी। आज आक्रोश रैली थी। इसी के चलते जो तकरीबन 5000 से ज्यादा जो हिंदू संगठन के लोग थे वो इकट्ठे हुए। इस दौरान पुलिस ने यहां पर आने की कोशिश की। उन्हें किसी ने बताया था कि यहां इस इलाके में
छुपा हुआ है आरोपी या उसे संरक्षण दिया गया, जिसके बाद नाराज जनता ने जो है लगातार पथराव चालू किया। आप पूरा इलाका देखेंगे, दूर तक आप देखेंगे तो इस वक्त सिवाय पुलिस के कोई नहीं दिखाई देगा। दोनों तरफ से लगातार हंगामा हुआ, पुलिस ने कोशिश की। दूर अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे सड़क के दूसरी ओर मस्जिद के सामने आप पुलिस देख सकते हैं, और पुलिस के साथ दूर आप देखेंगे तो जितनी जनता है, हिंदू संगठन के लोग हैं, वो वहां पर इकट्ठा होकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सिर्फ एक है, 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक आरोपी सलमान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इसी को लेकर ये लगातार प्रदर्शन था जो इस कदर उग्र हो गया। और मैं आपको ये पूरा बाजार बताऊंगा, पूरा बाजार अकेला गौहरगंज नहीं, ये पूरा बाजार चाहे वो मंडीदीप का हो, अब्दुल्लागंज का हो, एक एक दुकान आपको बंद दिखाई देगी। गौहरगंज ये रायसेन जिले में आता है, भोपाल से सटा है, यहीं से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर वो पांजना गांव है जहां 6 साल की मासूम बच्ची के साथ सलमान नाम के एक सीरियल ऑफेंडर कहें तो गलत नहीं होगा, काफी प्रकरण भी उसके ऊपर पाए गए हैं। उसने अमानुषिक दुष्कृत्य किया, हालत गंभीर है, बच्ची इस वक्त अस्पताल में। इसको लेकर नाराजगी थी। पुलिस बकायदा 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 6 जिलों की पुलिसकर्मी, 20 की टीम, अलग अलग टीम बनाकर सर्चिंग की जा रही है आसपास के तमाम इलाकों में। इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा बाजार नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, सुनसान पड़ा हुआ है, और चारों तरफ इस वक्त अगर आपको दिखाई देंगे तो सिर्फ पुलिसकर्मी। दूर आप देखिए, चूंकि जो हिंदू संगठन के लोग हैं 5000 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी है और अलग अलग हिस्सों से पथराव कर रहे हैं। नाराजगी उनकी साफ तौर पर है, 5 दिन हो चुके हैं, बड़ा मामला है ये, उसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हालांकि मैं आपको बता दूं, मामले की सघनता को देखते हुए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल पुलिस हेडक्वार्टर में चीफ सेक्रेटरी डीजीपी की मीटिंग ली और रायसेन के एसपी को जिम्मेदार मानते हुए तत्काल हटाया और पुलिस मुख्यालय अटैच किया है। नाराजगी फिर भी पुलिस की नहीं, जो आम जनता है उसकी खत्म हुई। 10,000 से बढ़कर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। तमाम पोस्टर्स लगा दिए गए हैं आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के लिए। इस वक्त देखिए एक अरे अनुराग, आपकी आप यहाँ सुबह से आपकी लोगों से बात हो रही होगी लगातार, लोग कह क्या रहे हैं? देखिए, लोगों की साफ तौर पर मांग है सौरभ की जो ये आरोपी है उसे पुलिस अरेस्ट ना करे, उसे उनके हवाले कर दिया जाए ताकि वो एक ऐसी नजीर पेश करके करे ताकि आगे से कोई भी आरोपी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने की कोशिश ना करे। एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं सब की, किसी भी कीमत पे उसे जिंदा ना पकड़ा जाए और उसके संरक्षण देने वाले, क्योंकि लग रहा है जो जनता है कि उसे कहीं ना कहीं से संरक्षण मिल रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आसपास के गौहरगंज, मंडीदीप, अब्दुल्लागंज और जो 34 मील का जंगल है यहां पर छुपा हो सकता है, इसीलिए बकायदा ड्रोन से हर पल देखा जा रहा है। इस वक्त फिर से मैं आपको नजारा दिखा दूं, इस तरीके से पुलिस अलग अलग इलाकों में जो है मुस्तैद है, क्योंकि पथराव हर मिनट अलग अलग इलाकों से हो रहा है। तो साफ तौर पर जनता की मांग है कि जो आरोपी है उसे उनके हवाले किया जाए, एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके की विभत्स घटना की गई है वो किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है। इसी को लेकर लगातार 5 दिन से 4 दिन तक तो गौहरगंज थाने के सामने कम से कम 100 से 150 महिलाएं जो है वो धरने में बैठी रही। जब उन्हें आश्वासन मिला कि 5 दिन के बाद गिरफ्तारी होगी, उसके बाद वो उठी, लेकिन तब तक गौहरगंज उबल चुका था, आक्रोश के चलते उबल चुका था, और वो उबाल जो क्रोध का था, गुस्से का था, वो ऐसा फूटा कि पथराव शुरू हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस अब कोशिश कर रही है कि कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाए, कैसे इस वक्त एक बार ये बताइए, अभी इस वक्त आप जहां पर हैं, जहां आपने बताया पथराव हुआ, तो यहां क्यों इनको ये जो भीड़ आई थी, इनको लगता है आरोपी यहीं इस इलाके में छिपा हुआ है या यहां के लोगों ने उसको छुपाया हुआ है? दरअसल ये गौहरगंज का ये इलाका है। कुछ ही देर पहले यहीं पर बड़ा प्रदर्शन जो है वो हिंदू संगठनों ने, तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर किया था। ऐसे में सारी भीड़ का जो जमावड़ा था इस क्षेत्र में था और इसी के पास मस्जिद और वो इलाके भी थे जहां पर इस तरीके की अफवाह उड़ी और लगा कि शायद यहां हो सकता है। और इस तरीके की बात भी आई कि जो यहां पर जो खड़े लड़के हैं वो हाथों में तलवार लिए धमका रहे हैं। ये खबर मिलते ही साथ जो पूरी की पूरी भीड़ थी वो दौड़ लगाकर इस इलाके में पहुंची। हालांकि चूंकि चाक चौबंद थी,
व्यस्त था, इसलिए सिर्फ पथराव हुआ और किसी भी तरीके से कोई जनहानि नहीं हुई। तो बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा है, सेंटिमेंट्स लगातार उग्र होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा कल, उसके बावजूद जनता मानने को किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है। ठीक है अनुराग, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। समीर जी, क्या क्यों मामला जो है ये इतना अनियंत्रित हो रहा है? मुझे लगता है प्रशासन की लापरवाही रही, रायसेन के एसपी की बहुत लापरवाही रही, और मुख्यमंत्री को ये मामला देखना चाहिए था। मामला जब हाथ से बहुत बिगड़ा था, मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय पहुंचते ये देखिए, ये हो रहा है, ये हो रहा है के साथ वो बैठक लेते हैं, फिर रायसेन एसपी को ऑफिस अटैच कर दिया जाता है। वहां के जो थाना प्रभारी है, जिस क्षेत्र में घटना घटी उसे वहां से हटा दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या है इस समय अंदर। अभी 2 दिन पहले भोपाल में रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर मारपीट की गई थी। वो डंडा लेकर के रेस्टोरेंट में जाकर के मारपीट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो अभी लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है। मोहन यादव जी को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया है, वह सीख कर मोहन यादव कम से कम करे। अब फीते काटना, कार्यक्रम के उद्घाटन करना तो वो अलग बात है। देखिए, यहाँ दो बातें आई अभी जो अनुराग ने की, दोनों बड़ी गंभीर बातें हैं। एक, ये ऐसा विश्वास उठ जाए व्यवस्था से कि लोग कह रहे हैं एनकाउंटर करो, जिंदा नहीं चाहिए आदमी, हमको पकड़ो तो मार दो। दूसरा, उन्होंने कहा कि यहां सांप्रदायिक तनाव की संभावना भी बन गई, क्योंकि जिस इलाके में ये प्रदर्शन हो रहा था वहां सामने मुस्लिम आबादी थी और वहां से भी लोग निकल आए, और तो वो दोनों समाज के लोग जो हैं उनके भी आमने सामने आने का जो है एक खतरा पैदा हो गया। लेकिन मामला बच्ची से बलात्कार का, इसमें 2 समाज तो एक ही होना चाहिए। इसमें 2 समाज कैसे हो सकते हैं? देखिए, दोनों चीज़ें हैं सौरभ जी। एक तो ये कि जो समीर जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। शिवराज सिंह चौहान के राज में कानून व्यवस्था की गड़बड़ी का मसला रेयर आता था। बहुत कुछ एक ऐसे मामले हुए, वो किसान आंदोलन मंदसौर वाला छोड़ दीजिए, तो कोई ऐसे मामले कम होते थे। और भोपाल तो वैसे बड़ी शांतिप्रिय, पूरा मध्य प्रदेश ही है, भोपाल तो बहुत शांतिप्रिय जगह है भाई। लेकिन इस मसले में एक तो समझ में नहीं आते, 2 या 3 दिन हो चुका है अभी तक, अगर इसको 4-5 दिन हो गए, अगर अभी तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तो किया जा सका है तो सीधे सीधे सरकार पर सीधे उसके ऊपर उसकी जो कार्यशैली है उस पर बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है, नंबर 1। दूसरा, जब हम कह रहे हैं मुस्लिम आबादी, तो उसको भी तो निकल के वही प्रदर्शन करना चाहिए ना। उसको भी कहना चाहिए कि वो जो आरोपी है, जो भी है, उसको जो भी दंड मिलना है, न्याय हो, उस बच्ची को न्याय मिले। मुझे समझ में नहीं आता इसमें कम्युनल जैसी चीज कैसे आ जाती है। ये सीधे बहुत ही घृणित अपराध उसने किया है। जो आरोपी है उसको कानून के दायरे में सजा दी जाए। करेंगे, जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाएगा और बच्ची और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा।